सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मास एंड वेट। ठीक है, देखो जनरली जब हम लोग बात करते हैं मास और वेट का तो हमें इन दोनों में जो है कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है। जैसे हम लोग जनरली ये पूछते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है, जैसे तुम्हारा वेट है 60 kg का, तुम्हारा वेट कितना है 55 kg का। लेकिन ये जो हम लोग वेट वर्ड बोलते हैं ना, ये एक तरीके से जो है गलत है। अगर हम लोग वेट वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमें पीछे में जो है केजी नहीं लगाना चाहिए। जैसे मेरा वेट 70 kg है तो यहाँ पर केजी वर्ड नहीं लगाना चाहिए, या तो वेट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। वेट और केजी दोनों जो है एक साथ नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए अभी आपको समझ में जो है आ जाएगा, लेकिन जनरली हम लोग इसका यूज जो है करते हैं। चलिए देखिए, यू नो दैट इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनर्शिया होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मास पर। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है, द अनएबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने आप में चेंज करने में जो है कैपेबल नहीं होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक चेयर में एक मोटा आदमी बैठा है 120 किलो का, और इसी चेयर में जो है एक आदमी बैठा है 40 किलो का। तो 120 केजी वाले को और 40 केजी वाले को, दोनों को अगर एक साथ बोलते हैं खड़े हो करके, तो कौन जल्दी खड़े हो पाएगा? तो आंसर है 40 किलो वाला जल्दी खड़े हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है तो इसकी इनर्शिया भी कम है। ये अपने आप में जल्दी चेंज कर सकता है और 120 किलो वाला अपने आप में जल्दी चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों में इनर्शिया किसका ज्यादा है, तो अगर हम लोग इनर्शिया बोलेंगे तो इनर्शिया 120 किलो वाले का ज्यादा है। तो इनर्शिया का सिंपल मतलब समझ में आ गया। अपने आप में जल्दी चेंज ना कर पाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, मास पर करता है। तो मास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? देखो, मास का डेफिनेशन है द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। मतलब अगर हम लोग मास की बात करें तो मास क्या होता है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में जितना टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं। ठीक है, if the total measure of the quantity of the object remains unchanged then the mass of that object remains constant at all position। और अगर उस ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर में जो क्वांटिटी है, अगर वो पूरी के पूरी क्वांटिटी अगर वैसी के वैसी रहती है, बदलती नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो हम बोलेंगे कि उसका मास कैसा है, कांस्टेंट है। मोस्टली वी मेजर एन ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास। फॉर एग्जाम्पल 2 kg राइस, 1 kg ऑफ पल्सेस, 3 kg ऑफ शुगर एटसेट्रा। तो जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास को तो इसी तरीके से बोलते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg। If we take 2 kg mass of rice to the moon, we will find that the mass will be remain 2 kg on the moon as well. The SI unit of mass is किलोग्राम kg। अगर हम लोग 2 किलो राइस को लेकर अगर मून पे जाते हैं तो वहां पर वो क्या रहेगा, 2 kg ही रहेगा। अगर हम लोग मार्स पर लेकर जाते हैं तो भी वो क्या रहेगा, वो 2 kg ही रहेगा। मतलब जो मास होता है वो हर जगह कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, किलोग्राम। अभी मैं इस क्वेश्चन पर वापस आऊंगा कि क्यों वेट और केजी दोनों को एक साथ नहीं बोलना चाहिए करके, उसका आंसर मिलेगा। तो मास का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया। टोटल क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। और ये मास हर जगह कैसा रहता है, सेम रहता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है केजी। ठीक, चलो अब दूसरा चीज देखते हैं हम लोग, वेट किसको बोलते हैं। द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अटैक्ड या अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो, वेट क्या होता है, द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट। वो फोर्स, जितने फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वेट बोलते हैं। मतलब अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना फोर्स लगाकर अपने साइड खींचेगी वही उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। और वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, we know that the earth exert a force mg on the object of mass m kg placed at a certain position on earth. That means the weight of an object having m kg mass will be mg on the particular position on the earth।
अब हमें एक चीज पता है, जब हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे या हम लोग न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को डिस्क्राइब कर रहे थे, तो वहां पर अगर कोई एक एम ऑब्जेक्ट का कोई अगर बॉडी है हमारे पास, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, m इंटू जी, उसके मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके प्रोडक्ट के बराबर उस पर फोर्स लगता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, mg, और यही इसका क्या है, वेट है। तो वेट का भी फॉर्मूला, वेट को w से डिनोट करते हैं, तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तो अब आते हैं इस वाले बात पर, जब हम लोग पूछते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है, तो वेट का मतलब समझ में आया, मास इंटू जी। मतलब हम लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरा वेट जो है 70 केजी है, ठीक है, या तो आप उससे पूछो कि तुम्हारा मास कितना है। तो अगर मास कितना है पूछेगा तो 70 किलो बताते हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मास का यूनिट होता है केजी। लेकिन अगर तुम बोलते हो कि मेरा जो वेट है अगर वो 70 केजी है, तो ये गलत है। या तो तुमको यहां न्यूटन के टर्म्स में बोलना पड़ेगा 70 न्यूटन है, या तो आपको वेट वर्ड यूज करना ही नहीं पड़ेगा। ये मैं टेक्निकल भाषा में बता रहा हूं, लेकिन सिंपल हम लोग समझने के लिए तुम्हारा वेट कितना है तो 70 किलो ऐसा बोल देते हैं, इन जनरल वो चलेगा। लेकिन इस टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से अगर बोले तो वेट का यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन। और वो कैसे निकलता है, वेट m इंटू जी। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मेरा मास 70 केजी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है साइंस के टर्म्स में। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मेरा वेट 70 किलो है, तो ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल एरर है। तो अगर आपको वेट बताना है तो आप वेट कैसे बताएंगे, जैसे मेरा मास है 70 किलो और ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू लगभग 10 होती है, तो मेरा वेट है 700 न्यूटन। इस तरीके से अगर आप बोलते हैं तो सही है। तो वेट के साथ आपको न्यूटन यूनिट लगाना है और मास के साथ आपको केजी लगाना है। ये साइंस के टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इन जनरल हम लोग सामान्यतः क्या बोल देते हैं कि मेरा वेट जो है इतना केजी है, तो वो गलत नहीं है, वो हम लोग अपने समझने के पर्पज से करते हैं। लेकिन एज अ साइंस स्टूडेंट अगर आपको कोई बोलता है कि वेट इतना है, तो आपको वेट का यूनिट क्या मेंशन करना चाहिए, न्यूटन मेंशन करना चाहिए, जबकि मास का यूनिट क्या करना चाहिए आपको, केजी। और एक और दोनों में डिफरेंस होता है, एक तो इनके यूनिट का डिफरेंस हो गया कि मास का यूनिट केजी होता है और वेट का न्यूटन होता है। दूसरा क्या है कि मास जो होता है वो कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन जो वेट है वो बदलता है। क्यों? क्योंकि वेट के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, स्मॉल जी, और स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो जी की वैल्यू है ये अर्थ के सरफेस पर जो है, पोल पर जाएंगे तो अलग होगा, इक्वेटर पर जाएंगे तो अलग होगा, मून पर जाएंगे तो अलग होगा, मार्स पर जाएंगे तो अलग होगा। तो एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कभी भी सेम जो है नहीं हो सकता हर जगह पर, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कांस्टेंट हो सकता है हर जगह पर। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। डू यू थिंक वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी सेम एट द ऑल पोजिशन ऑन द अर्थ? नो। इक्वेटर पर ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है तो वहां पर आपका वेट भी कम हो जाएगा। विल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द अर्थ, मून एंड द सन? नो, यहां भी नहीं हो सकता। मास कांस्टेंट हो सकता है आपका अर्थ पर भी, मून पर भी, सन पर भी, लेकिन वेट नहीं हो सकता, क्योंकि वेट में जो है आपको जी के साथ मल्टीप्लाई करना है और जी की वैल्यू हर जगह क्या होती है, अलग अलग जो है होती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा, दो टर्म्स हमने ध्यान से समझा। एक टर्म्स है मास और दूसरा टर्म्स क्या है, वेट। तो मास का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में टोटल कितनी क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और मास की जो वैल्यू है वो कभी भी जो है बदलती नहीं है। और वेट क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाकर उसको अपने साइड खींच रहा है उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और ये हर जगह बदलते रहता है। और अगर वेट का हम लोग फॉर्मूला अगर बनाए तो क्या बनता है, W इज इक्वल टू मास इंटू जी। तो इसीलिए जी पर डिपेंड है ये, इसीलिए जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर, मून पर, सन पर एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन मास हमेशा सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर। और मास के साथ हमें केजी का यूनिट मेंशन करना पड़ता है और वेट के साथ हमें न्यूटन करना पड़ता है। लेकिन इन जनरल हम लोग मास के साथ मतलब वेट के साथ केजी वर्ड यूज कर देते हैं, वो हमारे समझने के पर्पस के लिए जो है होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Mass of the moon is 7 into 10 to the power 22 kg and its radius of moon is 1700 kilometer. Using the equation 7, find out the value of acceleration on the surface of the moon
फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। हमें जो है किसका लिए निकालना है, हमें निकालना है स्मॉल g की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। जैसे हमारे अर्थ के सरफेस पर जो है g की वैल्यू कितनी होती है 9.81, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली उसको 10 मान लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर मून के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं तो मून उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाएगा, मतलब स्मॉल g की वैल्यू निकालनी है मून पर। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G और m अपॉन में आर स्क्वायर। एक बार देख लो यही है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 7 बोल रहा है। तो इक्वेशन नंबर 7 हम लोग डिराइव कर चुके हैं ना, देखो हम लोगों को यूज करना है इक्वेशन नंबर 7 को। चलिए ये वाले इक्वेशन को हमें निकालना है, तो ये किसके लिए निकालना है, मून के लिए निकालना है, ठीक है। तो मास भी हम लोग किसका लेंगे, मून का, और रेडियस भी किसका लेंगे, मून का। तो g की वैल्यू जो है वो तो हर जगह सेम होती है, यह हमने पढ़ा है, कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये सेम रहेगा। मून का जो मास है वो कितना है, देखो 7 इंटू 10⁻22, ये हो गया g और m, और नीचे में आएगा हमारे पास क्या, आर का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है, देखो 1700, ये किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर सारा यूनिट एसआई सिस्टम में होना चाहिए, मतलब मीटर में होना चाहिए। तो 1700 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करता हूँ तो आप सबको पता है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1000 होता है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और जब हम लोग इसको डेसिमल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1.7, और डेसिमल के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाता हूँ तो 3 और 3 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू 10⁻6। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1.7, क्योंकि 10 टू द पावर में लिखेंगे तो ऊपर भी 10 टू द पावर है ना, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये कैसे होता है आपको पता है कि नहीं, मैं यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 जीरो ले रहा हूँ तो 10 टू द पावर 3 ऐसे ही हो गया, और 1000 को 10 टू द पावर 3 लिखते हैं, इसलिए हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको आपस में इंटू करते हैं, तो 6.67 इंटू 7। अब देखो ये 10⁻⁻11 और 10⁻22 दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अगर दो नंबर जिसके बेसिस अगर सेम है और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर उनके ऐड हो जाते हैं। तो 10⁻22 प्लस हमें किसको ऐड करना है, -11 को ऐड करना है। और यहाँ पर देखो दोनों में स्क्वायर है, तो 1.7 मतलब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 2.89 होता है। और यहाँ पर देखो 10 टू द पावर 6 की पावर में 2, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएंगे 10 टू द पावर, ये हो जाएगा हमारा कितना, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 6.67 को इससे इंटू करेंगे और इसको इंटू 7, तो उसको रहन देते हैं वैसे ही। तो 6.67 इंटू 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 11। 22 माइनस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11, और ये हो जाएगा 2.89 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक। फिर इसके बाद अब ये 10 टू, ये देखो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने एक और रूल पढ़ा था कि अगर दो नंबर अगर सेम है और अगर वो दोनों डिवाइड होते हैं इस तरीके से तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। और 6.67 इंटू 7 अपॉन में 2.89, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से जो है ये आएगा हमारा, अच्छा इस पूरे को मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना करने के बाद आप वैल्यू याद भी रख सकते हो। ये आता है 1.6, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1.6, तो आप इतना याद रखिए 1.6 के आसपास जो है आता है। और सिंस स्मॉल जी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी की वैल्यू मून पर कितनी होती है, देखो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और हमारे अर्थ पर कितनी होती है 9.81 के आसपास जो है होता है, ये मून पर है। तो हमारे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू मून, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द मून
मतलब अर्थ के सरफेस पर वेट कितना होगा और मून के सरफेस पर वेट कितना होगा, इन दोनों का हमें कंपैरिजन जो है करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखिए कंपैरिजन जब हमें करना है तो हम लोग एक साइड लिख लेते हैं मून का ग्रेविटेशन और दूसरे साइड हम लोग लिख लेते हैं अर्थ का। क्योंकि देखो अगर हम लोग निकालते हैं वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो यहां भी m इंटू जी होगा और यहां भी m इंटू जी होगा, और यहाँ पर ग्रेविटेशन का आएगा g और यहाँ पर अर्थ का आएगा। तो हमने पढ़ा है कि जो है मास जो है सेम रहता है, तो ये और ये दोनों सेम रहेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मास की वैल्यू कभी नहीं बदलती है, वेट की वैल्यू बदलती है, तो इसीलिए m और m कैंसिल हो जाएगा। तो अभी अभी देखो ग्रेविटेशन ऑफ मून हमने निकाला है लगभग लगभग 1.6 निकाला है, और अर्थ पर कितना होता है 9.8 होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग लगभग 16 वंजा और 16 6 के आसपास जो है आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां से वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6। इट मीन्स यहां से अगर मैं एक रिलेशन निकालूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट पर मून पर जो वेट होता है वो हमारे अर्थ के वेट का कितना होता है, 1/6 होता है। मतलब अगर हम लोग देखें कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो वेट है अर्थ पर अगर वो 6 न्यूटन है, ठीक है, लेकिन अगर उसी को मून पर लेकर जाएंगे तो इसका 1/6 हो जाएगा, मतलब वो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। मतलब हमारे अर्थ पर देखो जितना भी मतलब वेट होगा उसका 1/6 वेट कहां पर होगा, मून पर होगा। मतलब मून पर कोई चीज हमें क्या लगेगा, हल्का लगेगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी कम है तो वो खींचेगा भी कम ताकत से। अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है इसीलिए वो खींचेगा ज्यादा पावर से। ठीक है, अब देखो ना अगर मान लो 10 केजी का ही एक मास का ए है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 9.8 का, तो ये हो जाएगा कितना, 98 न्यूटन। और अगर 10 है और मून पर लेकर जाओगे तो मून पर कितना है, 1.6 है, मतलब ये हो जाएगा 16 न्यूटन। तो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 केजी है वो अर्थ पर उसका वेट होगा 98 न्यूटन और मून पर कितना होगा, 16 न्यूटन। मतलब मून पर कोई चीज हमें क्या लगेगा, अर्थ के कंपैरिजन में हल्का लगेगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है। और कितनी ग्रेविटी कम है अगर ये पूछा जाएगा तो आप ये भी बोल सकते हो कि वहां पर क्या है, 1/6 है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा कि g ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ g ऑफ अर्थ, ऐसा भी लिख सकते हो कि मून पर जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ का 1/6 जो है होता है। आप ऐसे भी जो है इसको लिख सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, ये ध्यान में रखिएगा, आपको आगे चल के भी काम आएगा, क्लास 11th में भी काम आएगा, क्योंकि यही सब चीजें फिर से आप वहां पर एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन का पूरा एक चैप्टर भी आपको वहां पर मिलेगा जहां पर आपको बहुत सारे डेरिवेशन भी जो है करने पड़ेंगे, जहां पर आप स्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे। जैसे कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो हमारे अर्थ पर वापस क्यों नहीं आता है, वो अर्थ को स्पेस को पार करके बाहर क्यों चले जाते हैं, वो सब चीजें आप वहां पर पढ़ेंगे ना, ध्यान रखिएगा सब छोटे छोटे वैल्यूज को। चलिए अब आगे देखते हैं। The distance between the centers of the earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। How much force will they exert on each other? वो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे ये हमको बताना है। ठीक, तो ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। F इज इक्वल टू, हमने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू दावर -11। और देखो मून का मास ये पता है हमें कितना है, 7 इंटू 10 टू दावर 22। और अर्थ का मास कितना होता है, तो 6 इंटू 10 टू, ऊपर न्यूमेरिकल में पढ़े हैं ना, ये भले इस न्यूमेरिकल में नहीं दिया है लेकिन आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन, या पूछ सकते हो अपने टीचर से, क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो ये किलोमीटर में दिया है, तो जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 टू दावर 3 करना पड़ेगा, 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये दोनों जब इंटू हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.84, और ये दोनों कितने हो जाएंगे, 10 टू दावर 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10 टू दावर 8 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 10 वाला बेस है, ये 10 वाला बेस है, ये 10 वाला बेस है, तो तीनों को एक साथ रखिए और ये हो जाएगा 7 6 42
इंटू 6.67, अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो ना आप, एकदम एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 24 है और ये 22 है, तो कितना हो जाएगा 46, और 46 में से 11 को हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.84 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये लगभग लगभग 14 के आसपास जो है आएगा, इनटू 10 टू द पावर 8 टू जार कितना हो जाएगा 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग लगभग आएगा 2 के आसपास, 2 इंटू 10 टू दी पावर 20, इसको ऊपर लेके जाएंगे आप, ठीक है। तो इतना न्यूटन का फोर्स वो एक दूसरे पर जो है क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हुआ इसको डिटेल में समझना है तो अगले वीडियो में बताइएगा कि सर आप डिटेल में समझा दीजिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करके, तो मैं पूरा डिटेल से समझा दूंगा, नहीं तो आप अप्रोक्सीमेट करके इतना जो है लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को इंटू करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 14 3 जा, 14 1 जा और 14 3 जा के आसपास, फिर इसको 6 18, तो ये लगभग लगभग 20 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 20 के आसपास आएगा और ये 16 ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 20 जो है बचेगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, इतना न्यूटन के आसपास वो एक दूसरे पर फोर्स जो है लगाते हैं। तो यहीं पर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हो गया है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आराम से एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में आएगा, न्यूमेरिकल ऐसा देख लेंगे तो हाँ बन जाएगा वाला हिसाब नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो भी आप जो है पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।